नमस्कार मंडली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एचटीएमएल कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है और एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे जो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, राइट। कोई भी चीज सीख रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी आपको समझ में आना चाहिए। तो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से मिल जाएगा? तो देखो, एचटीएमएल के लिए दो चीज यूज किया जाता है। एक तो है W3 स्कूल। आप ऐसे सर्च करोगे एचटीएमएल अगर, ठीक है, तो आपको पहला जो लिंक मिलेगा हमेशा, देखो, तो W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है, ये मिलेगा। और अगर HTML सर्च करोगे तो एक सबसे अच्छा सोर्स दिखाता हूँ। और डिटेल में अगर चीज़ें आपको जाननी है तो हमेशा याद रखना MDN। MDN जो होता है काफ़ी अच्छा होता है अगर आपको HTML के बारे में जानना है, जावास्क्रिप्ट के बारे में जानना है। ठीक है, तो HTML और जावास्क्रिप्ट के लिए तो काफ़ी अच्छी, मतलब मैं रिफ़र करता हूँ हमेशा MDN ही। तो यहाँ यहाँ से भी आप जो HTML से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पता करनी है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। A to Z HTML से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। प्लस अगर आपको ईज़ी वे में सीखना है, तो ये जो वेबसाइट है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इसमें देखो हर एक टैग आपको मिल जाएगा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। प्लस यहाँ पे देखो ट्राई इट योरसेल्फ मिल जाएगा। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को W3 स्कूल की। यहाँ पे आप जाके एडिट कर सकते हो और उसके बाद इसको रन करोगे तो लाइव प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक है? तो तो अगर आपको कुछ और चीज़ डिटेल में जाननी है तो यहाँ पे आपको, अगर कुछ यहाँ पे W3 स्कूल में मिसिंग रहेगा तो वो सब आपको MDN में मिल जाएगा। ठीक है, MDN में भी आपको डायरेक्टली आप रन करके देख सकते हो चीज़ें। ऑलराइट, नाउ एक और चीज़ आपको बताता हूँ मैं। जैसे आप यहाँ पे VS कोड में जाओगे अपने, और यहाँ पे ना एक होता है शॉर्टकट वे में टैग जनरेट करना। कैसे करोगे? शॉर्टकट्स वे में टैग कैसे जनरेट कर सकते हो? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ H1 एक टैग है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, लेस ग्रेटर देन सिंबल। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ P। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कुछ एमेट एब्रीवेशन, यानी कि ये जो है ऐसा कुछ जनरेट करने वाला है। H1 के अंदर पैराग्राफ टैग होगा और H1 टैग फिर क्लोज हो जाएगा। ऐसे में जैसे एंटर करूंगा यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली वैसा ही कोड यहाँ पे जनरेट कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एमेट एब्रीवेशन। एमेट जो वेबसाइट है वहां से, मतलब एमेट यहाँ पे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे जनरेट करना है यूएल के अंदर LI, और LI के अंदर मुझे 5 या 10 सब बोल दो LI जनरेट करने हैं, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा LI को। तो यहाँ पे देखो बता रहा है एमेट एब्रिविएशन, मतलब कुछ ऐसा जनरेट होने वाला है। ऑलराइट, एंड उसके बाद देखो, करेक्ट। तो ये एक चीज़ कहाँ से आती है? तो एक एमेट करके यहाँ पे दिखेगा आपको। अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे एमेट, ठीक है, एसेंशियल टूल किट फॉर वेब डेवलपर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलराइट, इसके अंदर एमेट ऑलरेडी इनबिल्ट होता है VS कोड के अंदर। ठीक है, आपको कोई भी डाउनलोड करने की जरूरत है, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में जाके सारी चीज़ें देख सकते हो, है ना। लेकिन सबसे मतलब अगर एमेट का आप देखोगे तो यहाँ पे चीट शीट है। इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो HTML से रिलेटेड जो भी आपको कोड जनरेट करना है, यहाँ पे आपको सारे सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे जितने भी कोड है सब मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा था, है ना, ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, नैव के अंदर UL के अंदर LI जनरेट करेगा। मल्टीप्लाई कर रहा था मैं, UL के अंदर LI के अंदर मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये ऐसे जनरेट करेगा। तो अगर आपको कुछ चीज़ डाउट है कैसे कोई चीज़ जनरेट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई। उसके बाद एक और चीज़ है, कभी कभी हम लोग को डमी टेक्स्ट जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, डमी टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यहाँ पे H1 टैग जनरेट करता हूँ, है ना। यहाँ पे H1 टैग, अब H1 के अंदर मुझे डमी टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे लॉरेम और एंटर करोगे, देखो डमी टेक्स्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये सब फायदे होते हैं VS कोड और बाकी एडिटर जो होते हैं, कोडिंग वाले एडिटर जो होते हैं, इस समय फायदे होते हैं। अगर आपको सपोज 300 वर्ड्स का टेक्स्ट जनरेट करना है, तो यहाँ पे लिखोगे लॉरेम 300। देखो यहाँ पे 300 कितने सारे हैं। मतलब अगर बहुत सारा आपको टेक्स्ट जनरेट करना है तो आप जित उसमें ऐसे मेंशन कर सकते हो, तो उतना ज़्यादा टेक्स्ट वो ऑटोमेटिक वो जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको काम आती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, कुछ बनाते हो, डेवलपमेंट करते हो, बाद में वो टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हो, बट ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, नाउ आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा ना। उसके बाद देख लेते हैं जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, बाकी हम लोग मेटा टैग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ हम लोग देख लेते हैं टाइटल। अब यहाँ पे जो टाइटल है, ये कहाँ पे दिखता है? जब टाइटल हम लोग ये टैग, ये भी क्या है, टैग है, इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, ये कहाँ पे दिखता है? तो आपने कभी नोटिस किया रहेगा जो टैब्स होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये टैब, यहाँ पे HTML गूगल सर्च लिखा है, HTML ट्यूटोरियल लिखा है। ये जो टैब के अंदर जो टेक्स्ट है वो कहाँ से आता है? बेसिकली वो आता है टाइटल के अंदर से। ठीक है, तो ये जो टाइटल में आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे टैग में दिखता है।
जो टैब है वो दिखता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी देखो डॉक्यूमेंट है और मेरा ये जो प्रीव्यू दिख रहा है आपको ब्राउज़र का, उसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट, करेक्ट? ये जो टैब है वहाँ से, ये जो टाइटल है यहाँ से दिख रहा है। अगर मैं इसको लिख दूँ HTML फर्स्ट डेमो, यहाँ पे दिख रहा है HTML फर्स्ट डेमो। ऑलराइट, ये समझ में आ गया? जो टाइटल के अंदर जो लिखते हैं वो टैब में दिखता है। ना उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एक और चीज़ है HTML जो टैग है, इसके अंदर यहाँ पे लैंग्वेज इज इक्वल टू EN है। EN मतलब होता है इंग्लिश। पहली चीज़ हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। हम लोग टैग के अंदर ऐसे कैसे लिख रहे हैं, तो देखो टैग के अंदर मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, दो चीज़ें हम लोग को HTML में बार बार पढ़नी है। एक होगा टैग, दूसरा होगा एट्रीब्यूट। ठीक है, टैग और एट्रीब्यूट ये बार बार आएंगे। तो टैग हम लोग ने समझ लिया कि टैग जो होता है हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग होता है। कोई कोई टैग में क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे कि IMG टैग हो गया, HR टैग हो गया, BR जिसको MT टैग बोला जाता है। ठीक है, और लेकिन 90% टैग में आप देखोगे तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों रहेगा ना। उसके बाद जो HTML के अंदर, लेकिन जो टैग के अंदर आप देखोगे तो ऐसा करके लिखा है, तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है बेसिकली, ये आपका जो टैग्स होते हैं उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पावर देते हैं। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा कुछ पावर देते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर देना हो, ठीक है, या फिर आपको अलाइन करना हो। तो ये सारी जो एट्रीब्यूट होते हैं जो जो एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करते हैं टैग्स को। जैसे यहाँ पे अभी HTML के अंदर एक लैंग EN है, ये क्या है, एट्रीब्यूट है HTML का। तो लैंग्वेज EN बेसिकली ये बता रहा है कि आप आपके ब्राउजर को बताएगा कि आपकी जो वेबसाइट है बाय डिफॉल्ट उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज लेता हूँ, जैसे कि हिंदी ले लेता हूँ, मराठी ले लेता हूँ, ठीक है, और सब कुछ हिंदी मराठी में अगर टेक्स्ट लिखता हूँ, तो मेरा जो ब्राउजर है ना इतना स्मार्ट है, वो डिटेक्ट कर लेगा। या फिर मोस्टली अगर आपने यहाँ पे मेंशन कर, मोस्टली यहाँ पे लोग मेंशन करते हैं कि आपने इंग्लिश किया तो यहाँ पे इंग्लिश का कोड लिखोगे, हिंदी लिया तो हिंदी का कोड लिखोगे, ये कोड होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो मेंशन किया तो ब्राउजर क्या होगा, वो डिटेक्ट कर लेगा इसको, और आपको ऑटोमेटिक, आपने कभी देखा रहेगा तो वहाँ पे ट्रांसलेशन करने के लिए आपको ऑप्शन देता है। सपोज आपकी वेबसाइट चाइनीज में है तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमेशा वो देगा, राइट, ऑप्शन देगा। तो ये इसलिए यूज होता है, ठीक है, ताकि आपका पता चले कि डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या रहेगी आपकी वेबसाइट की, ब्राउजर को समझ में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हेड टैग। हेड टैग जो होता है आपको पता है, हेड टैग जो होता है इसके अंदर जो भी आप लिखते हो वो यहाँ पे नहीं दिखता है। ठीक है, हेड टैग के अंदर जो भी चीजें होती है वो ब्राउजर में नहीं दिखती है जो, ठीक है। वो जनरली किसके लिए होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको इस एग्जांपल के समझते हैं कि जैसे आप ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हो, राइट, जैसे कि यहाँ पे मैं गूगल सर्च करता हूँ, जैसे मैं गूगल सर्च करता हूँ तो आपने देखा रहेगा कि ब्राउजर में बहुत सारे ऐसे लिंक मिल जाते हैं। गूगल गूगल तो एक ही वेबसाइट है, लेकिन गूगल से रिलेटेड बहुत सारे और लिंक मिल जाएंगे, देखो यहाँ पे और पेजेस भी हैं। लेकिन जनरली आपने देखा रहेगा कोई भी चीज आप सर्च करते हो तो स्टार्टिंग के 2-3 ही लिंक आप ओपन करते हो, स्टार्टिंग के 2-3 ही वेबसाइट ओपन करते हो। अब आप उसके बाद वेबसाइट जनरली आप विजिट नहीं करते हो। तो इसलिए सब लोग क्या चाहते हैं कि उनकी जो वेबसाइट है ना वो टॉप 3 में आए, हमेशा जो टॉप 3 रैंकिंग रहे उनकी वेबसाइट उसमें ही है। ठीक है, ताकि लोग आपके वेबसाइट पे ज़्यादा आएँगे। जब जो वेबसाइट पे लोग ज़्यादा आएँगे, ट्रैफ़िक ज़्यादा आएगा तो उस वेबसाइट की ज़्यादा वैल्यू होगी। अगर कोई उसको प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। कोई व्लॉग कर रहा है, ब्लॉगिंग लिख रहा है तो उसका कंटेंट ज़्यादा लोग देखेंगे, उस पे ऐड लगा के वो पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि उनका जो वेबसाइट है वो ज़्यादा लोग विज़िट करें, टॉप 3 रैंकिंग में उनकी वेबसाइट आनी चाहिए गूगल में सर्च में। ठीक है? तो इसलिए लोग करते हैं SEO, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, मतलब अपने वेबसाइट को इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि उनकी वेबसाइट जो है कभी भी सर्च कोई कोई भी वर्ड से सर्च करे तो उनकी वेबसाइट दिखनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया, तो उसके लिए अलग अलग वेज होते हैं, कीवर्ड्स होता है। ठीक है, आपको जितना हो सके उतना आपको क्या करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, किसको, ब्राउजर को। ठीक है, तो वो किसके थ्रू किया जाता है, एक मेन वे है कि मेटा टैग के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो मेटा टैग के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और भी तरीके होते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा डोमेन नेम लिया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक अलग, समझ लो अलग एक फील्ड भी होता है, एक डोमेन भी होता है। लोग डिजिटल मार्केटिंग आपने सुना रहेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये सब उसके अंदर आता है। ठीक है, तो अभी उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखते हैं जो हेड टैग होता है, इसके अंदर जो भी आपका बोल सकते हो वेबसाइट होता है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है ये हेड टैग के अंदर होता है। कुछ फाइल लिंक करना है, CSS फाइल लिंक करना है, जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक करना है, तो सब हेड टैग के अंदर क्या आता है। हेड टैग के अंदर मेटा टैग होता है, टाइटल टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग होता है, स्टाइल टैग होता है, लिंक टैग होता है। ये सारे टैग यूज किया जाता है जो कि विजिबल नहीं होते लेकिन इंटरनली बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं मेटा टैग क्या होता है। मेटा टैग, मेटा मतलब क्या होता है, ठीक है, जो कि कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं मेटा, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो ये वेबसाइट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको देना है,
ये वेबसाइट किस बारे में है, इसका ऑथर कौन है, ये सारा चीज़ आप मेटा टैग में दे सकते हो, ठीक है। तो मेटा टैग में अब पहला जो टैग है इसमें देखो कैरसेट UTF-8 है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि आप अल्फ़ाबेट्स के अलावा ABCD के अलावा और भी कैरेक्टर अपने वेबसाइट में यूज़ करते हो, जैसे इमोजी यूज़ करते हो या कुछ और सिंबल्स यूज़ करते हो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, प्रॉपर्ली उसको डिस्प्ले करने के लिए ये लिखा जाता है कैरसेट UTF-8, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मेटा टैग नेम व्यू पोर्ट। अब मेटा टैग में आप देखो ऐसा नहीं है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ जैसे ये वाला वेबसाइट है, ठीक है, इसमें मैं इंस्पेक्ट करके जाता हूँ। इंस्पेक्ट करके अगर जाऊँगा मैं, इसके हेड टैग में देखोगे तो इतने सारे मेटा टैग है, देखो बहुत सारे अलग-अलग टाइप के मेटा टैग है, दिख रहा है आपको? इतने सारे मेटा इसमें UTF-8 है, व्यू पोर्ट है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो कीवर्ड्स करके एक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कीवर्ड यानी कि देखो ये वेबसाइट क्या देती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड आपको डिटेल देती है, राइट? तो सारे कीवर्ड इसने डाल दिए देखो। इससे क्या होगा, सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइज़ हो, मतलब आपका क्या होता है कि जो गूगल होता है उसका क्या होता है, गूगल क्रॉलर होता है। क्रॉलर क्या करता है, जो भी वेबसाइट होती है ना, उसका इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस में ले जाके रख देता है। और उसके बाद जब कोई वेबसाइट सर्च करता है और इन कीवर्ड से मैच होता है, ठीक है? जो गूगल का सर्च इंजन रहता है वो क्या करता है, चेक करता है, ओके जो इसने सर्च किया है, अगर सपोज़ मैंने HTML सर्च किया है, HTML के लिए डायरेक्टली ये वेबसाइट खुलता है, W3 स्कूल आप सबसे टॉप पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसका एसईओ अच्छा है, ठीक है? तो गूगल क्या करेगा, जैसे मैंने HTML सर्च किया तो उसका वो चेक करेगा क्या मेरे डेटाबेस में HTML से रिलेटेड कौन-कौन सी वेबसाइट है। अब हज़ारों लाखों वेबसाइट होंगी, लेकिन ये इसको ही क्यों दिखाता है? क्योंकि पहली चीज़ तो इसका एसईओ अच्छा है, इसने कीवर्ड्स अच्छे से किया है, सब कुछ मेंटेन किया है, प्लस इसमें अब क्या विजिटर्स ज़्यादा हैं, कंटेंट ज़्यादा है, विजिटर ज़्यादा है, HTML से रिलेटेड सब कुछ है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे सबसे टॉप रैंक पे गूगल क्या करता है, यही वेबसाइट दिखाता है। ऑलराइट, तो ये कीवर्ड में देखो इसने सब मेंशन कर दिया। उसके बाद और भी चीज़ होती है, डिस्क्राइब कर सकते हो, मेटा टैग में डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि इसका मतलब इसमें क्या-क्या होते हैं, और इसमें ऑथर भी होता है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेटा टैग में वैसे तो। ना उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेटा टैग में, ये है ये मेटा नेम व्यू पोर्ट, ठीक है? और कंटेंट में क्या है यहाँ पे, विड्थ डिवाइस, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। अब ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एट्रीब्यूट है, मेटा टैग के अलग-अलग एट्रीब्यूट है, ठीक है? नेम, व्यू पोर्ट है और कंटेंट में यहाँ पे ये चीज़ है। ये चीज़ क्या है? तो इसका काम होता है रिस्पॉन्सिव, आपकी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये चीज़ यूज़ होता है। अब इससे रिस्पॉन्सिव, अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव यानी कि जो वेबसाइट होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, आप जब वेबसाइट बना रहे हो तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो वेबसाइट होनी चाहिए वो आपके बड़े डिवाइस में भी अच्छा दिखना चाहिए और छोटे डिवाइस जैसे मोबाइल में भी सही दिखना चाहिए, ठीक है? आपने देखा रहेगा कि कोई वेबसाइट आजकल जो है मोबाइल में भी बहुत सही दिखता है और लैपटॉप कंप्यूटर में भी बहुत अच्छी दिखती है, ठीक है? तो वो चीज़ कैसे होता है, तो उसको रिस्पॉन्सिव किया जाता है। रिस्पॉन्सिव करने के भी अलग-अलग तरीके हैं, सिर्फ़ इससे रिस्पॉन्सिव नहीं हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए भी CSS एंड ऑल यूज़ करना पड़ता है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे देखो ये जो व्यू पोर्ट है ये बेसिकली क्या करता है, ये बताता है कि हमको क्या यूज़ करना है, जो भी डिवाइस का जो भी विड्थ रहेगा, अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो उसका विड्थ अलग होगा, अगर लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो उसका विड्थ अलग होगा। तो बोल रहा है कि डिवाइस का जो विड्थ होगा वो यूज़ करना है और जो इनिशियल स्केल होना चाहिए वो 100%, मतलब ना ज़ूम इन होना चाहिए ना ज़ूम आउट, जो नॉर्मल है वही उसका कंट उतना दिखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे एक H1 टैग ले देते हैं, ठीक है? H1 टैग में मैं लिख देता हूँ कोड एंड फन, ठीक है? मैं इसके अंदर कोड एंड फन लिख दिया, इसको थोड़ा इधर नहीं देखते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है? मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है? अब इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, मैं हमेशा गूगल क्रोम, देखो आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो गूगल क्रोम यूज़ करो। क्योंकि गूगल क्रोम में ना ये जो डे इसका टे टूल है, ठीक है? डेव टूल बोलते हैं या फिर ऐसा क्रोम टूल देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। जैसे आपको कुछ इंस्पेक्ट करना है, एपीआई कॉल्स देखने हैं, परफॉर्मेंस देखना है, मेमोरी यूसेज देखना है, ठीक है? और भी बहुत सारे इसके अंदर होते हैं, वेब वाइटल्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर देखो लाइट हाउस, बहुत सारे ऐसे टूल मिल जाते हैं जो आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बहुत अच्छा इसके अंदर मिल जाता है। तो इसलिए ये यूज़ करो, हमेशा क्रोम यूज़ करो, बहुत अच्छा है डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें इंस्पेक्ट में जाना है अपने को। इंस्पेक्ट में जाने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप देखो, अगर आपको मोबाइल में इसको दिखाना है तो मोबाइल इनिशियली आपको ऐसा दिखेगा आपका, ठीक है, वेबसाइट। लेकिन अगर आपको मोबाइल में कैसा दिखेगा देखना है तो यहाँ पे देखो अलग-अलग मोबाइल मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे देखना है गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी S8 में कैसा दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है? अभी आपको ये बहुत अच्छा दिख रहा होगा, राइट? मोबाइल में भी सही दिख रहा है ये, और क्योंकि इसके अंदर मैंने इसे व्यू पोर्ट डाला है। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, सपोज़ करो यहाँ से, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है? तो निकाल दिया और यहाँ पे जाते हैं, पहले इसको क्लोज़ कर लेते हैं।
ठीक है, क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ अभी। तो यहाँ पे आप देखो कितना स्मॉल दिख रहा है, ज़ूम इन होके दिख रहा है, एकदम छोटा हो गया ये। ठीक है, एकदम छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसको ज़ूम करता हूँ तो अब सही दिख रहा है ये। ठीक है, देखिए अब देखोगे इनिशियली कितना छोटा दिख रहा है। जैसे मैंने वो व्यू पोर्ट निकाल दिया, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बराबर नहीं दिख रहा है, कंटेंट बराबर विजिबल नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसको ऐड कर देता हूँ और वापस से इसको क्लोज करके इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, अब देखो यहाँ पे जैसा आपको लैपटॉप में दिख रहा था वैसा ही, उतना ही बड़ा यहाँ पे फॉन्ट यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी हद तक ये मैनेज कर लेता है। प्लस अगर मैं देखो यहाँ पे इसका इनिशियल स्केल बढ़ा देता हूँ सपोज, मतलब मुझे क्या करना है, जूम कर देना है, जूम। तो आप देखो जूम होके दिखेगा। इसको बंद करके टेस्ट करना है तो वापस से इंस्पेक्ट करोगे तो देखो कितना बड़ा टेक्स्ट दिख रहा है, दिख रहा है। मुझे स्क्रॉल करना पड़ा है, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक जूम होके दिख रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए इनिशियली, मतलब 100, मुझे जूम इन जूम आउट कुछ नहीं चाहिए, 1 पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा लैपटॉप में दिखेगा वैसा यहाँ पे सैमसंग फ़ोन में भी ऐसे ही दिख रहा है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया ये सारी चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। व्हाट इज़ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद मेटा टैग क्या होता है, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, तो एक और चीज़ आपके मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन आप बता सकते हो, एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लेक्चर में लेने वाला हूँ। वो क्या होता है, आप थोड़ा इसको रिसर्च करो और बताओ कमेंट सेक्शन में एक्सेसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और मन करे तो थोड़ा मोड़ा कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन